हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत पढ़ा रहा हूं। और इस आधुनिक भारत के अंतर्गत मैंने अभी तक आप लोगों को 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और तीसरा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। इस तीसरे चैप्टर के माध्यम से मैं आप लोगों को सबसे पहले बंगाल विजय के बारे में पढ़ाया था, यानी बंगाल के बारे में पढ़ाया था। और आज हम बात कर रहे हैं मैसूर की, एक ऐसे जगह की जहां पे 2 शासक के बारे में हम पढ़ेंगे, एक टीपू सुल्तान और इसका एक व्यक्ति हैदर अली के बारे में, यानी हैदर अली का ही बेटा जो था वो टीपू सुल्तान था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। और मैसूर पर मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एक में हम केवल मैसूर की उत्पत्ति, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा वीडियो जो होगा, उस वीडियो में हम इस वक्त जो अंग्रेज और मैसूर के बीच में 4 युद्ध हुए थे और 4 युद्ध के दौरान कुछ संधियां भी हुई थी, उस युद्ध और संधियों के बारे में हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। और वक्त मिलेगा तो मैं साथ ही साथ मैसूर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस का भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और इस प्रकार से 2 वीडियो के माध्यम से मैसूर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को भी ध्यान में रखते हुए हमें उतने ही अच्छी तरीके से पढ़ना है जिस प्रकार से हमने बंगाल विजय को पढ़ने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और इस मैसूर को हम लोग सबसे पहले एक नक्शे के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस पर हम लोग देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें समझ में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों को मैं एक चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये घटना अगर हम बात करें मैसूर की, तो ये अगर शुरुआत कही जाती है तो 1565 के बाद की स्थिति उभर करके सामने आती है। ठीक, हम तुलनात्मक स्तर पर यहाँ पे 2 चीज़ें देखते हैं। एक तो अगर हम 1565 ईस्वी की बात अगर हम दक्षिण में करें, तो ठीक इसी वक्त हम 1565 अगर उत्तर की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए मुगल शासक शासन कर रहे थे। और मुगलों में अगर देखा जाए तो इस समय 1565 ईस्वी में उत्तर भारत में अकबर शासन कर रहा था और वो दक्षिण अभी नहीं पहुंचा था, दक्कन तक ही यहीं तक उसकी लीला थी, इससे नीचे वो नहीं आया था। दक्षिण भारत में उसकी यात्राएं अभी नहीं हुई थी, कोई भी विजय अभियान इधर अभी नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, पहली चीज़ तो एक क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ आपको याद होगा कि मैं यहाँ पे आपको लिखा हूँ, ये देखिए मराठा का हमने एक फिगर बनाया है, यानी महाराष्ट्र का। और उस महाराष्ट्र में इस समय तो अगर हम बात करें तो नहीं, लेकिन आगे चल करके यहाँ पे मराठों का उदय होता है, पेशवाओं का 1713 ईस्वी के बाद। और इस समय मराठा पूरी तरह से यहाँ पे हावी हो गए थे इस एरिया में। पहली चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद नीचे में यहाँ पे कर्नाटक था, इस भौगोलिक स्थिति को समझ लीजिएगा। और यही वो जगह केरल था, और यही वो जगह है जहाँ पर ये कर्नाटक का इलाका था। और इसी कर्नाटक के ही अंदर में ये एक मैसूर आता है, जो मैंने आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश की है। अब देखिए अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पर ये एक छोटा सा जगह है जो विजयनगर है, और पास में यहीं पे बगल में बहमनी भी है। ठीक है ना। यहाँ मुसलीपट्टनम को देख लीजिए, यहाँ पे अंग्रेज बाद में चले आते हैं, क्योंकि पहले तो ये इधर पश्चिम की तरफ आते हैं, बाद में इधर भी चले आते हैं। तो ये आगे चलकर कहानी यहाँ अंग्रेज की भी मिल जाएगी। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कैसे संघर्ष बढ़ेगा उस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम बात करें विजयनगर और बहमनी की, तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा, तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि विजयनगर की स्थापना मेरे ख्याल से 1336 ईस्वी में हुई थी। 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। इन दोनों भाइयों ने मिलकर से 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हुई थी। और 10 साल बाद बहमनी राज्य की भी स्थापना दक्षिण में हुई थी। और उस वक्त भारत में, यानी उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो खिलजी वंश का शासन था, और उस खिलजी वंश में मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था। बात समझ में यहाँ तक आ गई। अब इस भौगोलिक स्थिति को अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैसूर है, जिस मैसूर पर आगे चल करके मराठा भी दावा करने की बात करते हैं एक तरफ से, तो दूसरे तरफ मैसूर भी क्या बोलते हैं, ये अंग्रेज भी बात करते हैं कि हम भी इस पे दावा करें। चूँकि समुद्री मार्ग से नज़दीक होने के नाते
इस मैसूर का काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ गया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे संघर्ष की हम बात करेंगे जब अंग्रेज और मैसूर के बीच में संघर्ष होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी कहानी को हम लोग पढ़ लेते हैं। और बात आती है तब की कि विजयनगर जो राज्य होता है इसी के अंडर में मैसूर होता है। लेकिन 1565 ईस्वी में ताली कोटा का जब युद्ध होता है तो उस युद्ध के बाद विजयनगर हार जाता है। ठीक है, और विजयनगर का पतन हो जाता है। जब विजयनगर का पतन हो जाता है तो इसी ही पृष्ठभूमि में मैसूर का यहाँ पर एक उदय होता है, उदय होता है। और यहीं से हम लोग मैसूर की कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको ये भौगोलिक स्थिति यहाँ पे भारत की समझ में आई होगी तो दोस्तों हम लोग इस कंडीशन को समझने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब बात आता है कि 1765 ईस्वी में ताली कोटा के युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय के समय में, अब देखिए वेंकट 65 में युद्ध हो गया, उस समय वेंकट द्वितीय था के समय में आगे चल करके, चूंकि 65 में युद्ध होता है फिर धीरे धीरे कंडीशन आगे बढ़ने लगता है, आगे बढ़ता है। तो वेंकट द्वितीय के समय में 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई, जो यह विजयनगर राज्य का ही हिस्सा था। यानी विजयनगर का ही हिस्सा कौन था? मैसूर था। और इस मैसूर, चूंकि विजयनगर का जब पतन हो गया तो मैसूर में एक नया वंश आ गया, और इस नए वंश में एक जो वंश था जिसका नाम था वाडियार वंश, और इसी की स्थापना 1612 ईस्वी में हो गई थी। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि जो विजयनगर था उसी का हिस्सा मैसूर था। आ गई बात समझ में? ऊपर में विजयनगर पूरा इलाका था, नीचे मैसूर वहां पे आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब कह रहा है कि अब धीरे धीरे वहां पे मैसूर की स्थापना हो गई, फिर वहां पे वो चल ही रहा था। यहाँ याद रखिए कि मैसूर में कौन सा वंश था शुरू शुरू में जी? तो वाडियार राजवंश की बात चल रही थी। अब उसके बाद धीरे धीरे आगे हम बढ़ते हैं, फिर 1704 ईस्वी में पहुंचते हैं। 1704 ईस्वी में मैसूर का राजा चिक्का देवराज ने औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब देखिए, चिक्का राजदेव लंबे समय से आ रहे थे, इसी बात नहीं था कि वो 1704 में ही आए थे, पीछे से आ रहे थे, शासन कर रहे थे मैसूर में। लेकिन औरंगजेब दक्षिण में जाता है इस वक्त, ठीक है, इससे पहले ही चला जाता है। अब जब ये दक्षिण में जाता है तो मैसूर को जीत लेता है, जिसके कारण चिक्का देवराज जो है इसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। बात क्लियर हो गई? 1704 तक हम लोग पहुंच गए हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि 1713 ईस्वी के बाद मराठों में पेशवाओं का उदय होता है, और वो पेशवा में जो होते हैं बहुत तेज तरार आगे बढ़ते हैं। उसी में से 1719 ईस्वी में मैसूर से चौथ वसूलने का अधिकार मराठों को प्राप्त कर दिया। यानी मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके अपनी बात यानी शर्त मनवाने में वो सफल रहे, और वहां से जो चौथ वसूलते थे वो उन्होंने मान लिया कि मैं आपको चौथ देना शुरू कर दूंगा मैसूर। यानी ये एक बात मैं आपको बता दूं, मराठा जो होते थे ना, ये बड़ी उपद्रव मचाए हुए थे उस समय बहुत चारों तरफ, और ये दो प्रकार के टैक्स वसूलते थे, एक सरदेशमुख और एक चौथ होता था। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, आगे के वीडियो में जब हम लोग मराठा पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि चौथ क्या होता था और सरदेशमुख क्या होता था। ठीक है, अब देखिए, अब वहां पर अधीनता स्वीकार कर लिया। इसके बाद आगे चलते हैं। चिक्का देवराज के बाद मैसूर का राजा चिक्का कृष्ण राज हुआ। यानी चिक्का देवराज जब हट गया तो अब उसके जगह पे चिक्का कृष्ण राज गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, क्लियर? लेकिन वास्तविक शक्ति जो थी इसके हाथ में नहीं थी, ये एक कठपुतली था। आप लोग समझ ही रहे हैं, मैं पीछे कई बार बता चुका हूँ, मराठों के समय, मुगलों के समय में भी राजा हुआ करता था लेकिन कठपुतली होता था। ठीक उसी तरह से चिक्का कृष्ण राज जो था वो कठपुतली की तरह काम करता था, लेकिन दो आदमी के इशारे पे काम करता था। एक नंदराज और एक देवराज था, दो मंत्री थे इसके, नंदराज और देवराज। ये इन्हीं दोनों व्यक्तियों के हाथ का कठपुतली था। इसमें से देवराज जो था वो प्रमुख सेनापति था। इसका क्या था जी? वो सेनापति था, जबकि नंदराज राजस्व मंत्री था। और दोनों आदमी मिल करके चिक्का कृष्णदेव पर अपना कब्जा कस रखे थे। यहाँ तक बाबू समझ में आ गई आप लोगों की? यानी नंदराज और देवराज मिल करके आगे अब बढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इस चीज को हम लोग देखना है हमें। इन्हीं दोनों का कृष्णदेव पर अधिकार था, कृष्णराज पर। अब देखिए, देवराज जो क्या था वो सेनापति था, नंदराज जो था राजमंत्री था। आगे चल करके नंदराज ही मैसूर का सर्वे सर्वा बन गया। यानी उसने क्या कर दिया? नंदराज को मरवा दिया, सॉरी, ये देवराज जो था देवराज को मरवा दिया और नंदराज सर्वे सर्वा बन गया। और इसी नंदराज के समय में ही हैदर अली नामक एक व्यक्ति सेना में भर्ती हुआ। अब देखिए, यहीं से अब हैदर अली की कहानी आती है, अब हमें पढ़ना है। यानी नंदराज को कनेक्शन किससे करना है? हैदर अली से। हैदर अली उसी के समय में एक मामूली सेना में भर्ती हुआ, जो एक सिपाही के तौर पे काम करना शुरू किया।
लेकिन अपनी योग्यता के बल पर एक दिन वह मैसूर राज्य का स्वामी भी बन गया। कौन जी? हैदर अली। अपनी योग्यता और अपनी कुशलता के बल पर धीरे धीरे, हालांकि लंबा समय लगा, लेकिन हैदर अली क्या बन गया? स्वामी बन गया मैसूर का। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देख लिया कि कैसे कैसे एक सेनापति के माध्यम से एक सिपाही के तौर पे भर्ती हुआ हैदर अली, और वहां से धीरे धीरे वो क्या बनता है? फौजदार बनता है, फौजदार से सेनापति बनता है, सेनापति से स्वामी बन जाता है और मैसूर का शासक बन जाता है। ठीक प्रकार, तो इस प्रकार से हमने कुछ पृष्ठभूमि इसको समझने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं हैदर अली का। ठीक है जी, बात करते हैं हैदर अली का। कह रहे हैं कि जन्म इसका 1722 ईस्वी में मैसूर के कोल्लर जिले में हुआ था, कोल्लार जिले में हुआ था। ठीक है जी, याद रखिएगा, इसका जन्म कब हुआ था? 1722 ईस्वी में मैसूर में ही हुआ था, कोलार जिले में हुआ था। इसके पिताजी का नाम फतेह मोहम्मद था। क्या नाम था जी? फतेह मोहम्मद था। हैदर अली बड़ा होकर नंदराज के यहाँ साधारण सैनिक के रूप में नौकरी आरंभ कर दी थी। ठीक है जी, आपको मैंने पीछे बताया कि नंदराज के ही समय में ये सेना में भर्ती हुआ था, और सेना में एक बतौर सिपाही के तौर पे ये भर्ती हुआ था। छोटा सा सिपाही बन करके आगे आया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अब कह रहा है इसमें कि हैदर अली की योग्यता को देखते हुए नंदराज ने इसे 1755 ईस्वी में, कहानी यहीं से शुरू होती है, 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त कर। डिंडीगुल वहां पर एक किला था मैसूर में, उसी का इसको फौजदार नियुक्त कर दिया गया। कब? तो 1755 ईस्वी में। बात समझ में बिल्कुल आ गई होगी। अब जब देखिए, अब जब ये डिंडीगुल का फौजदार बन गया, कौन? हैदर अली। ऐसी स्थिति में इसने दो काम किया वहां पर। ये दो काम क्या थे? तो एक काम तो उसने निरक्षरता को दूर किया, यानी कहने का मतलब है बाबू कि ये जो हैदर अली था ना, ये अनपढ़ आदमी था, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था ये। तो इसने अपनी पढ़ाई को जारी तो नहीं किया, लेकिन अपनी कमियों को दूर करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया, पंडित को, और उससे हर चीज का सलाह लेना शुरू कर दिया। तो एक काम तो ये निरक्षरता को दूर कर दिया। दूसरा, जब फौजदार बना तो उसने एक आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों को नियुक्त किया। मतलब आधुनिक सेना जो उसकी थी ना, उस सेना को प्रशिक्षित करने के लिए, यानी आधुनिक हथियार, आधुनिक चीजों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, इसके लिए उसने फ्रांसीसी अधिकारी को नियुक्त किया। ये अच्छी उसकी सोच थी। आगे हो सकता क्या करता ये तो अलग बात थी, लेकिन इसने ये काम करने का प्रयास किया। और फ्रांसीसियों की, अब अगला पॉइंट कर रहा है कि फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। अब देखिए, उसी डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में इसने क्या किया? आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की, यानी आधुनिक रूप से शस्त्र बनाने के, हथियार बनाने के जगह की स्थापना की, और नया नया हथियार बनाने की प्रक्रिया को जोड़ने लगा। इस प्रकार जो इसका ध्यान था वो निश्चित तौर पे फ्रांसीसियों से दोस्ती थी, और अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत थी, यानी आगे बढ़ाने के बारे में ये सोच रहा था। इसकी दूरदृष्टि थी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करता है कि ऐसे में धीरे धीरे अपने सेना को मजबूत करने का प्रक्रिया करता है। अब देखिए, पुरानी जो राजधानी मैसूर थी, वहां से यह राजधानी श्रीनगर लेके चला जाता है। जैसे सबको पता है, सभी लोगों ने ऐसा अक्सर किया है कि पहली राजधानी से दूसरी जगह राजधानी इसलिए ले जाते थे लोग, ताकि वहां की नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी ना हो, और पुरानी जगह जो होती है वो कई तरह से अशांति का दौर बन जाता है, इसीलिए ये लोग नई जगह को चुन लेते थे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 1759 ईस्वी में इसने मराठों से मैसूर को बचा लिया। ठीक, अब इसी वक्त मराठों ने मैसूर पे हमला किया था, और अभी तक ये क्या था? एक फौजदार के बल पे नियुक्त हुआ था, फौजदार था। तो लेकिन युद्ध में लड़ाई लड़ा और बचा लिया, जिससे खुश होकर नंदराज ने हैदर अली को मैसूर का सेनापति बना दिया, यानी पूरे सेना का पति बना दिया, सेनापति बन गया। अब इसका और एक समय आगे निकल गया, यानी अब क्या बन गया? पहले सिपाही बना, सिपाही से फौजदार बना, फौजदार से सेनापति बन गया। ठीक है जी। इसी बीच हैदर अली ने 1760 ईस्वी में नंदराज की हत्या कर दी। कुछ घटनाएं घटी, जिसके बाद इसने क्या कर दिया? उसकी हत्या कर दी, और हत्या करके स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। यानी कहा जाए तो 1760 ईस्वी में हैदर अली क्या बन गया? मैसूर का स्वामी बन गया, शासक बन गया। ठीक है, यानी यहाँ से अब इसकी शुरुआत हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, सिपाही के बल पे आगे बढ़ा, सिपाही से फौजदार बना, फौजदार से सेनापति बना, सेनापति से स्वामी बन करके आगे निकल गया 1760 तक आते आते। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि 1764 ईस्वी में मराठा और हैदर अली के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें हैदर अली की हार हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हैदर अली
हार जाता है और हार करके कुछ शर्तों के साथ कुछ संधियां होती हैं और मराठा को देने के लिए हैदर अली मजबूर हो जाता है। लेकिन फिर भी अपना ये हिम्मत हारता नहीं है और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहता है। इसी बीच 1767 ईस्वी में एक दक्षिण में अंग्रेज और मैसूर के बीच में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, जिसको हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में अंग्रेजों को पराजित कर देता है कौन? हैदर अली। यानी कह रहा है कि दक्कन में भारतीय शासकों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें अंग्रेजों को पराजित कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक हैदर अली के लिए उपलब्धि थी, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी 1764 में बक्सर का युद्ध भी हम लोगों ने पढ़ा है और उसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, ताकत उनकी बढ़ गई थी। उसके बावजूद भी दक्षिण में मैसूर ने क्या कर दिया? अंग्रेजों को हरा दिया और हैदर अली जीत गया। इससे हैदर अली की योग्यता का पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1782 में 80 से लेकर के 84 तक चला था, उसी में 82 में ये घायल हो गया। 2 साल के बाद घायल हो जाता है और घायल होते ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु इसकी कब होती है? 1782 ईस्वी में। जब इसकी मृत्यु होती है तो उस वक्त इसका बेटा भी वहीं पे रहता है। बेटा इसका उत्तराधिकारी बन जाता है और युद्ध को आगे बढ़ाता है, जिसके बेटे का नाम होता है टीपू सुल्तान। ठीक है, तो इस प्रकार इसने अपनी कैरियर को शुरुआत किया और यहाँ तक आते आते 1782 में हैदर अली की मृत्यु जाती है। इसने अपने तांबे और सोने के सिक्कों पर शिव, पार्वती और विष्णु की मूर्तियां भी अंकित कराई थी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इससे ये पता चलता है कि यह जो व्यक्ति था ना, ये व्यक्ति कोई कट्टर व्यक्ति नहीं था, ये सभी को लेकर के चलने वाला व्यक्ति था। चूंकि मुस्लिम होने के बावजूद भी ये शिव, पार्वती और विष्णु की मूर्ति अंकित करवाता है सिक्के पर, तो ये धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देता है। ठीक है, तो 1782 में इसकी मृत्यु जाती है। हैदर अली को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे व्यक्ति, ये पृष्ठभूमि इसका बनता है और ऊपर उठते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है, अंग्रेजों को भी हराने में सफल हो जाता है। अब इसकी हम लोग कहानी आगे करेंगे अगले वीडियो में अच्छी तरह से। अब देखिए, अब कह रहा है टीपू सुल्तान 1782 में गद्दी बैठता है, 1799 ईस्वी तक रहता है। 99 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक हुआ। थॉमस मुनरो ने, जो एक अंग्रेज व्यक्ति था, इसको अशांत आत्मा कहकर संबोधित किया है। कभी कभार ये पीसीएस वगैरह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसको क्या कहते हैं, तो अशांत आत्मा कह करके संबोधित किया गया। किसको? थॉमस मुनरो ने किया था टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान ने 1787 में बादशाह की उपाधि धारण कर ली। क्या किया जी? बादशाह की उपाधि धारण कर लिया। अब इसकी कुछ उपलब्धियां थी। इसने आधुनिक कैलेंडर को लागू किया। यहाँ पे कौन सा कैलेंडर? आधुनिक कैलेंडर, जो आज भी हम लोग देखते हैं। इस कैलेंडर को लागू करने वाला कौन व्यक्ति था? तो टीपू सुल्तान था। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इसने फ्रांसीसियों की सहायता से श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाया और उसका सदस्य भी बन गया। कहाँ पर जी? श्रीरंगपट्टनम, जो इसकी राजधानी थी, वहीं पर जैकोबिन क्लब बनाया और उसी जैकोबिन क्लब का मेंबर भी बन गया फ्रांसीसियों की सहायता से। इसका बाप भी फ्रांसीसियों से मदद लिया था और इसने भी फ्रांसीसियों से मदद लिया। आगे कह रहा है कि इसने अपने आप को नागरिक टीपू भी कहा था। नागरिक क्या कहा था? टीपू कहा था। ये क्वेश्चन पूछा आता है, याद रखिएगा, नागरिक टीपू कहा था। फिर जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी, कहाँ की थी, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन को है कि श्रीरंगपट्टनम में इसने एक स्वतंत्र वृक्ष की स्थापना की। स्वतंत्रता के वृक्ष मतलब आजादी की लड़ाई के लिए आजादी के वृक्ष की स्थापना इसने की। कहाँ पर? तो श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसने विदेशों में कई जगह दूत भी भेजा था। फ्रांस में भेजा था, इटली तुर्कमेनिस्तान में, अरब देश में, कई जगहों पर अपना विदेशों में भेजा था। इससे और भी अंग्रेज जो थे ना, नाराज थे, क्योंकि अंग्रेजों को लग रहा था कि ये हमारे खिलाफ ही क्या कर रहा है, एक षड्यंत्र की तैयारी कर रहा है। इसके समय में 3 आंग्ल मैसूर युद्ध थे, इसी के समय में हुआ था। एक तो 82 वाला चला ही चला, दूसरा एक 1790 से लेकर के 92 तक चला और एक 1799 में हुआ, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। अब इस युद्ध को हम लोग अगले वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। 1799 ईस्वी में चौथे आंग्ल मैसूर संघर्ष के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रकार अगर देखा जाए तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार जिस चीज की शुरुआत हैदर अली ने 1760 से शासक बनने के बाद किया था। हालांकि शुरू में वो सिपाही से फौजदार, फौजदार से सेनापति और सेनापति से शासक बन गया। वहां से शुरुआत की थी, उस मैसूर को खत्म कर दिया गया। कब?
99 ईस्वी में ख़त्म कर दिया गया। और किस युद्ध के माध्यम से? तो चौथे आंग्ल संघर्ष युद्ध जो हुआ था, आंग्ल मैसूर संघर्ष। आंग्ल का मतलब है बेटा यहाँ पे अंग्रेज, और मैसूर का मतलब मैसूर, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष होता था इसी को हम लोग आंग्ल मैसूर संघर्ष के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आपने क्या देखा? टीपू सुल्तान के बारे में 2-4 फैक्ट देखा आपने, और 2-4 फैक्ट आपने क्या देखा? हैदर अली के बारे में देखा। और हमने तीसरी चीज इसमें ये देखा कि कैसे यहाँ पे मैसूर की उत्पत्ति होती है, कैसे मैसूर पहले किसके अंडर में होता है और वहां से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार विजयनगर से लेकर के हमने यहाँ तक पढ़ने की कोशिश की और समझाने का आपको प्रयास किया। अब अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे ना, तो उसमें हम लोग 2 चीज़ों की बात करेंगे। एक तो हम लोग चारों युद्ध की चर्चा करेंगे कि 4 युद्ध जो हुए थे अंग्रेज और मैसूर के बीच में, उनकी चर्चा करेंगे। फिर उनके डेट्स को याद करने का तरीका बताऊंगा मैं। फिर इनके दौरान कई संधियां हुई थी, उन संधियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देखेंगे हम लोग। क्या परिणाम निकले उसका, वो हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ देखने का प्रयास करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस मैसूर से बनते हैं, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैं इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस सब्सक्राइब से आपको मेरा मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ने के साथ ही साथ मुझे विश्वास भी होता है, और उसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाता होगा। हालांकि आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पिछले 15 दिन पहले हमने अपने चैनल को शुरुआत किया था। 4 तारीख को, 4 जून को हमने चैनल को शुरुआत की थी। ये बात मैं आपको दोस्तों शेयर कर रहा हूँ कि 4 तारीख को हमने चैनल की शुरुआत की थी, और आज 19 तारीख है। और 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का सहयोग, प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद और स्नेह की वजह से आपका चैनल जो है आज 500 सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं। छोटी सी उपलब्धि है हमारे लिए और आपके लिए, लेकिन फिर भी हम और मेहनत करेंगे, और इसी मेहनत के साथ ही साथ हम इस तरह से भी बेहतर प्रयास करेंगे ताकि आपको हर चीज़ें पूरी हो जाए। और जो आपके दिमाग में या अक्सर बच्चों के दिमाग में जो जीएस को लेकर के डर, भय जो बना रहता है, उस भय को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और बायोलॉजी की क्लास में दूंगा। भविष्य में जब तक ये चीज़ें एक एक करके होगी, तब तक मैं आपको क्लास देता रहूँगा। और अब तो मैं आपको लाइव पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप लोग जुड़ने का प्रयास करते हैं तो हम उसमें से पढ़ाने का प्रयास करेंगे उससे, और वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो और भी अच्छी तरीके से सामने सामने होंगे, तो पढ़ने का प्रयास सही रहेगा और जवाब भी मिलेगा, और उत्तर प्रश्न की चर्चा भी हम लोग आमने सामने करेंगे। तो आज एक छोटी सी उपलब्धि है, अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों ने 500 सब्सक्राइब प्लस कर लिया है। और साथ ही साथ हम लोग अब अगले वीडियो में कल मिलेंगे। हो सकता है कि कल की वीडियो को हम लोग एक नए अंदाज में देखें, कुछ नया चेंजेस के साथ देखें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही हम आपको यहीं पे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।